जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी कवर की है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। आज उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ कुछ क्वेश्चन मोशन इन 2D एंड 3D के भी हैं और मोशन इन 1D के भी हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 6I कैप, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा इशू आ गया, 6I cap, 8J cap plus 10K cap is applied on a body and it accelerates at 1 meter per second square, then the mass of the body is। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? सबसे पहले जो निकालना है उसको लिखिए, मास निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना सबको पता है। एक्सेलरेशन भी दी है, मास निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, ये हम सबको पता है। बट यहाँ पे फोर्स कुछ अलग तरीके से दी गई है। इसका मतलब क्या है? हमने ये पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो है ही पर डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जो यहाँ पे उसने आई कैप, जे कैप, के कैप बोला, इसका मतलब क्या है? वो बोलता है कि फोर्स, जो ये फोर्स उसने दी ना, उसके पास तीनों डायरेक्शंस में वैल्यू है। एक्स एक्सिस में भी वैल्यू है जिसको हमने बोला आई कैप, वाई एक्सिस में भी वैल्यू है जिसको वो बोलता है जे कैप, और जेड एक्सिस में भी वैल्यू है जिसको वो बोलता है के कैप। तीनों डायरेक्शंस में वैल्यू है। जब ऐसा हो तो हमें फोर्स की अब एक नेट मैग्नीट्यूड निकालना है, एक नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जब भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू दी हो, उनको उनके साइन के साथ रख के उनका स्क्वायर एडिशन करके अंडर रूट कर देंगे। -8 है, मैंने -8 को एज इट इज रखा, उसका स्क्वायर लेना है, तीनों का स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे स्क्वायर को और अंडर रूट में वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगी वैल्यू, क्या आएगी? यहाँ पे करते हैं, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 100, इसका रूट लेना है। अब ये कितना आया, 200 हो गया। कितना हो गया ये, 200। 64 प्लस 36 100 बन जाता है, और प्लस 100 200। 200 का अंडर रूट क्या बनता है, यहाँ पे कर लेंगे। क्या बनता है, 10√2। ठीक है, ये तो बेसिक, ये तो सबको ही आता होगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बट आपको पता है ये कैसे निकालना है। 10√2 आ गया इसका अंडर रूट। अब ये क्या आ गया आपके पास, फोर्स आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही, बस कुछ नहीं, इसके अंदर डाल दो। 10√2 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 1, दैट विल गिव यू मास। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कर देंगे, मास आ जाएगा ना, बस वही की है। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कर देंगे, मास आ जाएगा। फोर्स आपने निकाल ली, 10√2 न्यूटन है, अपॉन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है आपके पास। मास आपके पास आ गया, मास इज इक्वल टू 10√2 kgs। ये है आंसर। मास क्या आ गया इस क्वेश्चन में, 10√2 kgs मास आ गया बॉडी का। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रही थी 10√2 न्यूटन्स, और उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी। क्वेश्चन सॉल्व। जब भी ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में आ जाए, आपको अब रिजल्टेंट निकालना आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, सबका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे और अंडर रूट करके वैल्यू निकालेंगे। आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट रेट ऑफ 0.1 kilograms per second. To keep a conveyor belt moving at a uniform speed of 2 meters per second, the required force is।
ऐसे एक बेल्ट चल रही है, ऐसे एक बेल्ट चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट है, कंटिन्यूसली मोशन में है ये बेल्ट। ऐसे बेल्ट चलती होती है ना, एक यहाँ से आई फिर दोबारा आ गई, ये ऐसे कन्वेयर बेल्ट, और इसके ऊपर सैंड गिर रहा है। सैंड कैसे गिर रहा है? 1 सेकंड में 1.1 kg सैंड, मतलब हर 1 सेकंड में 0.1 kg बेल्ट के ऊपर सैंड गिर रहा है। ऐसे यहाँ से कुछ बॉक्स आ रहा है और उससे सैंड गिर रहा है, 1 सेकंड में 0.1 kg इस बेल्ट पे आ जाता है, ठीक है। वो क्या बोलता है, अब ये कन्वेयर बेल्ट जो है इसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से कन्वेयर बेल्ट मूव करती है। वो बोलता है कि फोर्स क्या चाहिए हमें कि ये बेल्ट ऐसे ही मूव करती रहे। टू कीप अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द रिक्वायर्ड फोर्स इज, हमें फोर्स चाहिए कि ये इसी यूनिफॉर्म स्पीड से कन्वेयर बेल्ट मूव करती रहे। अब ध्यान देंगे कल वाले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद आ रहा है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, डेल पी अपॉन टी। अब इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि भाई ये दो तरीके से हो सकता है। अगर मास कांस्टेंट है तो हमने क्या बोला था? अगर मास कांस्टेंट रहता है तो हमने बोला था कि फोर्स आ जाता है एम ए, याद आ रहा है? हमने बोला था कि अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स आ जाता है एम ए, सॉरी, हमने बोला था कि अगर मास कांस्टेंट है, एक केस बनता है कि मास कांस्टेंट है और एक केस बनता है कि v कांस्टेंट है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो केस बन रहे थे। जब हम बोलते थे कि मास कांस्टेंट है तो हमारे पास आता था फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और जब वो बोलता था कि v कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आता था? फोर्स इज इक्वल टू एम, फोर्स इज इक्वल टू v डेल m अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मास का टाइम के साथ रिलेशन जो है कि इतने टाइम में मास कितना चेंज हो रहा है, वो अगर मास चेंज हो रहा है v कांस्टेंट तो हमारे पास आता फोर्स इज इक्वल टू v इंटू डेल m अपॉन टी, ये आ रहा था। और अगर मास कांस्टेंट तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, यहाँ पे किसका चेंज हो रहा है? किसका चेंज हो रहा है? 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। मास का रिलेशन है टाइम के साथ, टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, F इज इक्वल टू वी इंटू डेल एम अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो है, बट उसका भी कौन सा वाला केस? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे दी, उसने यूनिफॉर्म बोल दिया कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलाना है कन्वेयर बेल्ट को, बट चेंज किसका हो रहा है? हर 1 सेकंड में 0.1 kg चेंज हो जाता है वेट का, मास का, सैंड जो उस पर गिर रही है आके बेल्ट पे, उसका चेंज आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे? F और स्पीड क्या है आपके पास? 2, डेल एम अपॉन टी कितना है? 0.1। ध्यान देंगे यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है? 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 0.1 किलोग्राम का चेंज आ रहा है। तो डेल एम अपॉन टी की वैल्यू क्या है आपके पास? 0.1। कितना आ गया आंसर? 0.2 न्यूटन्स। फोर्स कितनी आ गया आपके पास? 0.2 न्यूटन्स, बी ऑप्शन। फोर्स कितनी आ गई है? 0.2 न्यूटन्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस ये थी कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो है, बट उसका भी कौन सा केस लगेगा? ये वाला, जहाँ पे v कांस्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन में आपने ये लगाया F इज इक्वल टू एम में, बट इसमें कौन सा केस लग रहा है जहाँ पे मास में चेंज आ रहा है टाइम के साथ? ये वाला केस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट, a bullet of mass 10 gram is horizontally fired with a velocity 300 meters per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol? कल हमने पढ़ा था, कल हमने कवर किया था कि जैसे बुलेट फायर होती है गन से तो हमारे शोल्डर में एक रिकॉयल आता है। वो क्यों आता है? हमारा शोल्डर पीछे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि गन जो है एक बैकवर्ड फोर्स लगाती है, ठीक है।
अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, वो कहते हैं कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी। बुलेट का मास दे दिया m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम्स और वेलोसिटी बता दी आपको 300 मीटर्स पर सेकेंड। m1 बता दिया और वेलोसिटी बता दी, इतनी वेलोसिटी से फायर किया आपने बुलेट फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1 kg। पिस्टल का मास क्या है बच्चों 1 kg। बट अभी इस टाइम पे जब बुलेट फायर हो रहा है पिस्टल में से, तो जो पिस्टल है वो रेस्ट पे है। पिस्टल अभी 0 मीटर्स पर सेकेंड पे है, रेस्ट पे है। अभी पिस्टल रेस्ट पे है। फाइनली क्या होगा, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये निकालना है। अभी देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखो, आपके पास एक गन है, बहुत अच्छी बना दी गन तो मैंने, ठीक है। ये बुलेट, गन और बुलेट, इनिशियली आप क्या देख रहे हैं, गन और बुलेट एक ही साथ हैं, रेस्ट पे हैं, दोनों दोनों एक ही साथ है, रेस्ट पे है। इनिशियल स्टेट देखो पहले क्या है, रेस्ट पे है। जैसे ही बुलेट फायर होगी, जैसे ही बुलेट फायर होगी, तभी तो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी पिस्टल के अंदर, तभी तो पिस्टल बैकवर्ड रिकॉइल करेगी, तभी तो बैकवर्ड फोर्स लगाएगी पिस्टल जब बुलेट फायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, पहले तो रेस्ट पे थे, दोनों एक साथ हैं रेस्ट पे। अब दोनों जब एक साथ रेस्ट पे हैं तो इसको बुलेट का मास जो है पहले केजीज में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करके। अब ये बन गया है केजी, 1000 से डिवाइड करके क्या बन जाता है, केजी बन गया, 1/100 kgs आ गया। अब इनिशियली क्या स्टेट है, जब दोनों रेस्ट में हैं, बुलेट का मास स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी उसकी कितनी है प्लस पिस्टल का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी क्या है। बुलेट का मास क्या आ रहा है 1/100 kgs, वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियली क्या है 0। इसको ये 1 1 करके रहने दो, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। इनिशियली क्या है 0 वेलोसिटी, और गन भी तो एक ही जगह पे, पिस्टल थोड़ी ना मूव कर रही है, पिस्टल की भी 0 है। इनिशियल मोमेंटम आपकी क्या है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, पूरे सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनली क्या है स्टेट, फाइनली कैसा देख रहे हैं हम लोग, अब बुलेट फायर होगी, फाइनली बुलेट फायर होगी, तो अब बुलेट का मास लिखिए 1/100 kgs। कितनी स्पीड से गई है बुलेट, 300 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस गन का मास क्या है 1 kg। अब गन कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी, हमें वही निकालना है, कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी गन, वही निकालना है, दैट इज v। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस उसी पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में से एक ही कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि पूरे सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम है, P से क्या डिफाइन होता है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस पूरे क्वेश्चन में बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली हमारे पास दोनों चीज रेस्ट में है, इसीलिए ये 0 है। इनिशियली दोनों रेस्ट में है, जैसे ही बुलेट फायर होगा तभी गन रिकॉइल करेगी, हमने उसको v ले लिया और बुलेट की स्पीड डाल दी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 यानी कि 3 + v, इस साइड क्या है 0 इज इक्वल टू 3 + v, v की वैल्यू क्या आ जाती है -3 मीटर्स पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3 मीटर्स पर सेकेंड। ये माइनस आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, ये माइनस क्या बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल कर रही है। अगर बुलेट इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो गन की मोशन किधर को आएगी, इधर को, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और इस बैकवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये डिनोट करता है कि इट रिकॉइल्स
या फिर इसकी बैकवर्ड मोशन हो रही है। बैकवर्ड, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाई है गन ने, हमारे शोल्डर पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाई है, तभी हमारा शोल्डर पीछे की तरफ जाएगा, तो ये बैकवर्ड मोशन को शो करता है। हमारा आंसर आएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप मैग्नीट्यूड बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन में साइन नहीं दिया, उसने बोल ही दिया रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब ये है कि बैकवर्ड मोशन है, बैकवर्ड फोर्स लग रही है उस पर, ठीक है। गन ने एक बैकवर्ड फोर्स लगाई, तो वो साइन डिनोट करता है, ये जो माइनस साइन आया वो यही बता रहा है आपको। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 3 मीटर्स पर सेकेंड। पूरे क्वेश्चन में क्या फंडा लगा, बस इस पे ध्यान देना है कि हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा लगा है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy of mass 45 kg jumps with a horizontal velocity of 2 meters per second onto a stationary cart of mass 3 kg. The cart is fixed with frictionless wheels. Which one of the following would be speed of cart? क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक लड़का है, उसका मास कितना है 45 kg, वो जंप करता है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, यानी कि आगे की तरफ उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड की, एक स्टेशनरी कार्ट पे जिसका मास है 3 kg। ये हमारे पास एक कार्ट है स्टेशनरी, ये 2 व्हील लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये लड़का जंप करता है और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाथ तो बना देते हैं इसके, ठीक है, हाथ बनाने भूल गए थे, फाइन। तो इसने इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड और कार्ट स्टेशनरी है, इसका मास कितना है 45 kgs और कार्ट का मास कितना है 3 kgs, ठीक है। बोलता है कि जो कार्ट है वो फ्रिक्शनलेस व्हील्स के साथ फिक्स्ड है कार्ट, और बताइए कि स्पीड क्या होगी कार्ट के बाद। Which one of the following would be a speed of a cart? कार्ट की स्पीड निकालनी है बच्चों, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अभी गन वाला जो केस पढ़ के है ठीक वैसा ही है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा लगने वाला है। कैसे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। जब ये लड़का इस पे जंप कर रहा है ना कार्ट पे, तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जंप कर रहा है। इनिशियल स्टेट में जब ये लड़के ने जंप किया, इस बच्चे ने कार्ट पे जंप किया, तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब बाद में वो जंप कर गया, उसके बाद ये दोनों, लड़का भी और ये कार्ट भी, एक साथ मूव करेंगे। ये पूरा सिस्टम फाइनली एक साथ मूव करेगा। करेगा ना, फाइनली एक साथ मूव करेगा ना ये पूरा सिस्टम। तो जो भी स्पीड आएगी फाइनली दोनों की एक ही आएगी। लड़का अपनी अलग वेलोसिटी थोड़ी ना मूव करेगा। जब वो जंप कर गया फाइनली दोनों एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, जो भी स्पीड हो नेट स्पीड, दोनों एक ही स्पीड के साथ है। इनिशियली सिस्टम में कुछ और चेंजेस हैं, इनिशियली थोड़ा सा चेंज है। इनिशियली क्या है, इनिशियली कार्ट तो रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली क्या है हमारे पास सिनेरियो कि जो लड़के का वेट है 45 kgs, अभी उसके पास एक वेलोसिटी है, वो एक वेलोसिटी के साथ ही जंप करता है उस कार्ट पे, उस मोमेंट पे उसके पास एक वेलोसिटी है, प्लस उस मोमेंट में जब आप कार्ट को देखते हैं वो स्टेशनरी है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है उस टाइम। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लड़के का मोमेंटम है, उसके पास एक वेलोसिटी भी है, इनिशियली मास भी है। बट कार्ट को देखिए उसके पास सिर्फ मास है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, इनिशियली वो रेस्ट पे है। यहाँ लिखा है कार्ट इज फिक्स्ड, इनिशियली वो रेस्ट पे है, बट फाइनली वो दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। तो दोनों जब एक साथ मूव करेंगे तो फाइनली मास क्या हो जाएगा 45 + 3 और एक के साथ वेलोसिटी हो गई सबकी। ये पूरा सिस्टम एक बन गया। अब उस कार्ट के अंदर लड़का खड़ा हुआ है और वो दोनों एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। क्या आएगा आंसर, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 45 46 47 48 मल्टीप्लाई बाय v, ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आएगा,
पहले 2 पे करते हैं। थ्री 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आई आपके पास स्पीड? 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। ये लो, ये डिवाइड करना है 15 डिवाइडेड बाय 8, 1.8 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। इसमें हमने क्या क्या फॉलो किया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगाया। इनिशियली बॉय के पास एक स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो कार्ट पे जंप करता है। ठीक है, इनिशियली उसके पास है, बट कार्ट हमारा खड़ा है रेस्ट में, कार्ट के पास कोई मोशन नहीं है, वो कोई मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल फिक्स्ड है, रेस्ट पे है। हमने इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल टू का फंडा लगाया, फॉर्मूला लगाया। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉय प्लस कार्ट का मास, उसकी वेलोसिटी यानी कि 0 इज इक्वल टू, जब दोनों एक साथ मूव करेंगे फाइनली, हमने दोनों का एक साथ मास लिया और नेट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों की एक ही वेलोसिटी हो जाएगी, दोनों की एक ही स्पीड हो जाएगी, तो कार्ट की भी वही स्पीड हो जाएगी जो उस बॉय की होगी बाद में वो स्पीड। तो हमारे पास क्या स्पीड आई है कार्ट की? 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर आ गया ये, सॉल्व। ठीक है, बस ध्यान किस बात पे देना है कि फंडा कौन सा लग रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बस ये देंगे कि दोनों का सिस्टम, दोनों एक साथ मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। फॉर्मूला में वैसे ही चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, दिस वन, which one of the following has maximum inertia? ये आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था? इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? जिसका मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। किसका मास ज्यादा लग रहा है इसमें से? क्रिकेट बॉल का। एक क्रिकेट बॉल का मास इन सब में सबसे ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, one block of 2 kg mass is placed on a top of another block of 3 kg mass. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.2. The bottom block is pulled with a horizontal force F such that both the blocks move together without slipping. Taking acceleration due to gravity 10 meters per second square, the maximum value of the frictional force. क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में उसने क्या क्या दिया पहले धीरे धीरे देखेंगे। एक ब्लॉक दिया आपको 2 किलो का, ये 2 kg का ब्लॉक है आपके पास। बोलता है कि उसको हमने एक दूसरे ब्लॉक पे रखा हुआ है जो कि 3 किलो का है। यहाँ पे हमारे पास 3 किलो का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg वाला ब्लॉक रख दिया, एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिए। ठीक है, फिर वो बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.2 है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है? 0.2 है। द बॉटम ब्लॉक इज पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। इसके ऊपर जो ये नीचे वाला ब्लॉक है, जो नीचे वाला ब्लॉक है हमारा, एक सेकेंड, कहता है कि जो नीचे वाला ब्लॉक है बॉटम ब्लॉक, इसके ऊपर F लगी है फोर्स, इसके ऊपर फोर्स F लगी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। ऐसी फोर्स लगाई है कि ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं बाद में। इस फोर्स के साथ दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं बिना स्लिप किए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि 2 kg वाला पीछे रह गया और 3 kg वाला आगे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहता दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, फोर्स सिर्फ नीचे लगी है 3 kg वाले ब्लॉक पे।
आपको एक्सेलरेशन दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहता है मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा फाइन, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। ये एन क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, क्या होता है एन, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा अब इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस यही चेक करना है कि नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और कलर ले लेते हैं ना, देखो अभी आपको ये चीज नहीं देखनी है बिल्कुल भी, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, इसको मैं इरेज ही कर दूं। अभी आपको ये कुछ नहीं देखना है। फ्रिक्शन हमारी कहाँ पे है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको कहाँ दिया, यहाँ पे दिया ना आपको, तो यहीं पे ध्यान देंगे। 2 किलो वाले बॉक्स ने 3 किलो वाले बॉक्स पे एक फोर्स लगाई है, 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाई है। दैट फोर्स इज व्हाट, इसने क्या फोर्स लगाई होगी, अपने वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लगाई होगी, जिसका इतना जितना इसका वेट होगा उतनी ही फोर्स लगाई होगी। कितना है इसका वेट, 2 kg वाले का जो वेट है वो कितना है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है। ये 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाई है बच्चों, 20 न्यूटन की। अपने वेट के बराबर उसने एक फोर्स लगाई। वेट कैसे निकालते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 20 न्यूटन। इसने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब आपको बोला था कि जितना लगाता है ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन उसके बराबर होता है। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टेबल पे एक बुक रखी है, बुक ने एक पर्टिकुलर W लगाया, इस पे वेट वाली फोर्स लगाई अपने, तो टेबल कितनी लगाएगा वापस, जो N लगाता है टेबल नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू दिस वेट, पढ़ा था। तो ये 3 kg वाला कितना लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, सेम 20 न्यूटन्स। N की वैल्यू भी क्या है 20 न्यूटन्स, यहाँ पे डालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। म्यू हमारे पास है 0.2 और हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन। इसका डेसिमल रिप्लेस करेंगे, 4 न्यूटन आ गई आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आ गई है, 4 न्यूटन, सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फॉर्मूला क्या लगाया है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन आपने निकाल लिया, कैसे निकलेगा, जो 2 kg वाले ने 3 kg वाले पे, 2 kg वाले ब्लॉक ने 3 kg वाले ब्लॉक पे जो वेट लगाया, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू दैट वेट, और वो है हमारा 20 न्यूटन। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसने दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैंने मल्टीप्लाई किया था मास के साथ वेट निकालने के लिए, एंड दैट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स निकल गई। एक फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चन भी हमने कर लिया कि कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज कट इन हाफ, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन रेशियो। हम सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अभी हमें एक्सेलरेशन के लिए रेशियो निकालनी है, a1 अपॉन a2। इनिशियली F ही है फोर्स और मास क्या है m। फाइनली फोर्स को क्या कर दिया जाता है, डबल, और मास को कर दिया उन्होंने हाफ। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक स्टेप से हो रहा है। m से m कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या आ गया 1/4, 1/4। a1 अपॉन a2 क्या है 1/4, यानी कि 1/4। आंसर इज सी। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, इनिशियल फोर्स F है, मास m है, बाद में फोर्स को डबल कर दिया, मास उन्होंने कर दिया हाफ। जब हाफ किया तो हमने क्या किया, रेशो सेट करनी है, फोर्स अपॉन मास, और फाइनल स्टेट में a2 के लिए 2F अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2/m है। इसको 2 को ऊपर लेके जाएंगे, m नीचे, फिर सॉल्व कर दिया, m से m कट हो गया, f से f कट हो गया, 1/4 आ गया, यानी कि 1/4 आ गई है हमारे पास वैल्यू। a1 अपॉन a2 इज 1/4। नेक्स्ट,
द क्विकर द मोमेंटम चेंजेस द फोर्स इज लेस, द फोर्स इज ग्रेटर, द फोर्स इज जीरो, देयर इज नो फोर्स। कहता है कि जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होता है तो कौन सा रिलेशन इसका सेट बैठता है। मतलब क्या बोल रहा है ये, मोमेंटम चेंज होता है जल्दी का मतलब क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होता है इसका मतलब क्या है, क्विकर द मोमेंटम चेंजेस। स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर है, मतलब टाइम कम लग रहा है बच्चों। क्विक का मतलब टाइम कम लग रहा है, जितनी जल्दी मोमेंटम चेंज हो रही है यानी कि बहुत कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो रही है। अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा, द फोर्स इज ग्रेटर। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी क्विकली मोमेंटम चेंज हो रही है यानी कि जितना टाइम कम लगेगा उतनी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स इज ग्रेटर। इफ अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, तब क्या क्या चीजें सेट बैठती है। पहले डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक टावर है, ये बॉल है, इतनी ऊंचाई से टावर के ऊपर हमने बॉल रखी। कहता अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ये ऐसे बॉल नीचे आएगी। यहाँ पे पहले हम इस टावर के ऊपर चढ़े, अभी ऊपर चढ़ के ही फेंकना चाहता है ये बॉल, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर चढ़ जाएंगे टावर के और बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। फिर कहता है क्या क्या स्टेटमेंट सेट बैठती है। द टाइम ऑफ फ्लाइट रिलाइज ऑन बोथ एच एंड वी। कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एच और वी दोनों पे डिपेंड करता है। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल में क्या केस पढ़ा था, 2h/g का अंडर रूट आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये था, कहीं पे v है इसके पास नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत। तो हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन v बट नॉट ऑन h। कहता जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ना बच्चों, ये r, कहता ये सिर्फ v पे डिपेंड करता है, h पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा ये चेक करते हैं कैसे। इसको हम क्या बोलते हैं, r को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में, ये डिस्टेंस है, तो ये r की वैल्यू कैसे आएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम से। स्पीड v है तो टाइम तो 2h/g है ना, स्पीड अगर v है तो टाइम तो 2h/g है, तो यानी कि जो रेंज है हम जब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे वो v पे भी डिपेंड करती है, h पे भी डिपेंड करती है, पर उसने बोला कि h पे नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ v एंड h। बिल्कुल सही, पढ़ लिया अभी फॉर्मूला लगा के, v पे भी डिपेंड करता है और h पे भी डिपेंड करता है। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, तो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। द हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ v एंड h। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अ बॉल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्रीज एंगल, ये डिग्रीज गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 30 degrees angle from the horizontal surface with a velocity of 10 meters per second. The projectile range is, projectile की range बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, सेम क्वेश्चन है। A ball is launched at a 30 degree angle from the horizontal surface. यहां से 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को हमने फेंका, ये बॉल है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को हमने फेंका। बॉल इज लॉन्च्ड 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे बनाएंगे बॉल को, 30 डिग्री का एंगल और ये बॉल को 30 डिग्री के एंगल पे हमने रख के फेंका बॉल को, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, ठीक है। कहता कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घेर रहे हैं हम उसे, प्रोजेक्टाइल की रेंज बताइए। 10 मीटर पर सेकंड, यू क्या है उसके पास 10 मीटर्स पर सेकंड, रेंज निकालनी है आपको, रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना, सीधा रेंज का फॉर्मूला लगेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कुछ नहीं करना, सिर्फ रेंज का फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा इसको ऊपर करके लिख देते हैं, फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचती है ना। रेंज क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u क्या है 10 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है बच्चों 30 डिग्रीज, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या बनता है 60, साइन 60 की वैल्यू डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या बनता है 60, 10 जी की वैल्यू क्या होती है 10, साइन 60 क्या होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 10,
10 से 10 कैंसिल, क्या है आंसर? 5√3 मीटर्स। रेंज क्या आती है? 5√3 मीटर्स हमारे पास। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया सबको? कुछ नहीं करना आपको, उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, बोला कि 30 डिग्री के एंगल पे हमने बॉल को फेंका है, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, कहता है रेंज निकाल दो। कोई बात नहीं है, निकाल देंगे रेंज। रेंज का फॉर्मूला पता है हमें, u² sin 2θ/g लगाना है। 2θ क्या हो जाएगा? थीटा हमारा 30 डिग्री है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्या आता है? 60 आता है, 90 नहीं आता है। पता है ना? ऑफकोर्स पता है यार, सबको पता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 डिग्रीज आ गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 5√3 मीटर्स। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a body starts off at rest and moves in a straight line with a constant acceleration. If its velocity is 8 meters per second with a displacement of 32 meters, its acceleration is। क्या निकालना है बच्चों? पहले तो चेक कर लो क्या निकालना है। एक्सेलरेशन निकालनी है। कह रहा है कि हमें एक्सेलरेशन बता दीजिए। बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, रेस्ट से शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल स्पीड क्या है? 0। स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर्स पर सेकंड। कब है? जब उसने 32 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है। जब उसने 32 मीटर्स वो चल लिया है, उतना उसकी बॉडी ने उतना डिस्टेंस कवर करा 32 मीटर्स का, तब उसकी वेलोसिटी बोलता है कि 8 मीटर्स पर सेकंड है। रेस्ट से शुरू हुआ यानी कि u 0 है, और बोलता है एक्सेलरेशन लगा दीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन 1D है। अब तीनों इक्वेशन में से कोई एक लग जाएगी। कौन सी लगेगी? v² - u² इज इक्वल टू 2as। क्या ये लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। v कितना है? 8 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a, a हमने निकालना है, और s कितना है? 32 मीटर्स। निकाल दें। 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32। 2 इंटू 32 भी 64 बना, तो a क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है उसके पास। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है हमारे पास। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, कुछ नहीं, मोशन 1D की इक्वेशन लगी है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। लगाया, सारा कुछ फिल किया, v हमारे पास दिया हुआ है, उसने हमने v डाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हमारे पास एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट उसने दे दी 32 मीटर्स की। एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, a body begins at rest and accelerates uniformly to cover a distance of 6 meters. If its velocity after the displacement is 6 meters per second, then its uniform acceleration A is। बोलता है कि बॉडी रेस्ट से शुरू होती है। बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो मतलब भाई इनिशियल वेलोसिटी है 0, और एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। 6 मीटर चलती है। If its velocity after the displacement is 6 meters per second, 6 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी है 6 meters per second, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालिए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। v² - u² इज इक्वल टू 2as। v है आपके पास 6 का स्क्वायर, रेस्ट से चला है तो 0, 2a एंड s। सेम क्वेश्चन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू a। क्या आ गई एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन आ गया बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास है इसका आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सेम इक्वेशन लगी जैसे पीछे करके आए, क्वेश्चन वही है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। मोशन इन 1D का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, ओवर। तो ठीक है गाइज, आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन भी किया है, फोर्स का भी किया है क्वेश्चन, और फोर्स की तीनों डायरेक्शंस में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भी किया। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये भी चेक करा। 2D और 3D के भी और 1D का भी कुछ क्वेश्चन किया। प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चंस किए हैं और मोशन 1D के भी क्वेश्चन किए। खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है तैयारी करने की किसी भी एग्जाम की। तो ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरी कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका टॉपिक ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।